संपत्ति का ब्यौरा देने का आज आखिरी दिन। 52,000 कर्मचारियों की रुक सकती है सैलरी। मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना है ब्यौरा। सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने सड़क पर उतरी सरकार। मुख्यमंत्री आतिशी ने कई इलाकों का किया निरीक्षण। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का किया गया ऐलान। मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। हाईकोर्ट के जस्टिस संगीत चंद्र की कोर्ट का बहिष्कार। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बार एसोसिएशन ने किया बहिष्कार। फतेहपुर में प्रिया सुसाइड कांड का मामला। परिवार से मिलेंगे डिप्टी सीएम केशव मौर्य। कहा दोषियों पर होगा सख्त एक्शन। नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा चुनाव सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से तैयारियों को शुरू कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी में उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों को तैयारी के संकेत दिए हैं। अगले महीने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक करहल सीट से पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव को तैयारी में जुटने के लिए कहा गया है। मिल्कीपुर सीट से फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को तैयारी में जुटने को कहा गया है। वहीं कटहरी सीट सांसद लालजी वर्मा के सांसद चुने जाने से खाली हुई है। यहां से उनकी बेटी छाया वर्मा के लिए संकेत दिए गए हैं। साथ ही कुंदरकी से पूर्व विधायक रिजवान तैयारी में जुट गए हैं। वहीं खैर में ओमपाल सिंह ने संपर्क शुरू कर दिया है। मीरापुर से पूर्व विधायक कादिर राणा और सीसामऊ से इरफान सोलंकी के परिवार के ही किसी सदस्य को लड़ाई जाने की पूरी संभावना है। इसके अलावा गाजियाबाद, मंझवा और फूलपुर सीटों के लिए अभी मंथन जारी है। जी हां, बता दें उपचुनाव को लेकर जिस तरह से सभी पार्टियां तैयारियों में लग गई हैं और सपा ने भी कर ली है, अब कह सकते हैं कि तैयारी पूरी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ। राजेश, देखिए उपचुनाव आने को है और तैयारियां सभी पार्टी जोरों से कर रही हैं। अब समाजवादी की पार्टी की ओर से ऐसा संकेत जताए जा रहे हैं कि कौन कौन उम्मीदवारों को खड़ा कर सकते हैं। ऐसे आशंका जताई जा रही है कि जिन नामों को पहले से ही लिया गया था उन्हीं को फिक्स्ड करने में अब लगी है सरकार। लेकिन क्या लगता है आपको, इन नामों का आखिर पूरी तरीके से घोषणा कब कर सकती है अखिलेश? जब अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ही नहीं, अगर बात करें बीजेपी की, कांग्रेस की और बहुजन समाज पार्टी की, सभी पार्टियां बिल्कुल पूरी तरीके से पूरा दमखम लगाने के लिए जुटी है कि जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उन 10 की 10 सीटों को जीतने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी भी 10 सीटों पे, इसके पहले की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी इन्हीं 10 सीटों में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। लेकिन इस बार जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, तो समाजवादी पार्टी 10 सीटों को जीतने की पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है, जिसके लिए उन्हें 3 सीटों पर लगभग अभी मुहर लगने वाली है कि 3 सीटों पर उन्हें अखिलेश यादव ने प्रत्याशी फाइनल लगभग तय माने जा रहे हैं। सबसे पहले बता दें आपको, मिल्कीपुर सीट है जहां से अजीत प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। वहीं अगर बात करें कुंदरकी की, कुंदरकी से रिजवान को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। लेकिन जो सबसे हॉट सीट है करहल की, जहां से खुद अखिलेश यादव, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव वहां से विधायक थे, तो उनकी सीट वहां खाली हुई क्योंकि वहां से सांसद अखिलेश यादव सांसद चुने गए हैं। अब वहां से उन्हीं के परिवार के तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि इन तीनों सीटों पर लगातार प्रत्याशी बनाने के नाम पर चर्चा चल रही है और लगभग तय माना जा रहा है कि इन्हीं तीनों प्रत्याशियों को वहां से प्रत्याशी बनाया जाएगा। बाकी सीटों के लिए समाजवादी पार्टी में अभी भी मंथन जारी है। जी देखिए, जिस तरह से आपने बताया अभी जो बाकी सीटें हैं, अगर हम बात करें उस पे कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं या क्या कुछ अभी तैयारियां चल रही है? जिस तरह से देखिए सपा ने बैठक भी रखी है इसको लेकर के,
कुछ ना कुछ हर दिन हलचल हो रही है उपचुनाव को लेकर के, क्या लगता है? और सदस्यता अभियान जिस तरह से बीजेपी का दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है, सपा भी जोड़ने में लगी है, क्या लगता है आपको? आपके हिसाब से कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूती से तैयारी कर रही है उपचुनाव की? देखिए, अगर बात करें किसी पार्टी की मजबूती के लिए, तो अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में बड़ी पार्टी, देश की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो अब जो है समाजवादी पार्टी ये पूरी तरीके से निश्चिंत है कि समाजवादी पार्टी की 10 सीटें समाजवादी पार्टी अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर बात करें बीजेपी की, बीजेपी भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ने के लिए अभियान चला रही है, वही समाजवादी पार्टी भी नए वोटरों को जोड़ने का अभियान चला रही है। लेकिन अब ये तो देखने वाला वक्त बताएगा कि आने वाला वक्त बताएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतने में कामयाब होती है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर लगभग प्रत्याशी तय माने जा रहे हैं, बाकी 7 सीटों पर भी मंथन चल रहा है और जल्दी ही इन 7 सीटों पर भी अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो इन 7 सीटों पर भी प्रत्याशी जल्दी ही फाइनल कर देंगे। जी बिल्कुल। राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम अपडेट्स के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बीते दिनों राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों को लेकर एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें सभी कर्मचारियों से अगस्त की आखिरी तारीख तक चल अचल संपत्ति का विवरण देने को कहा गया था। लेकिन कुछ विभागों के कर्मचारियों की तरफ से तय समय पर संपत्ति की डिटेल्स नहीं दी जा सकी थी, जिसके बाद सरकार ने विवरण जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी। ऐसे में कर्मचारियों के पास संपत्ति की डिटेल्स जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर यानी कि आज तक का ही समय था। सरकार की तरफ से राज्य के 20 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों से संपत्ति का विवरण मांगा गया था, लेकिन 60,000 कर्मचारियों ने संपत्ति का विवरण अभी तक जमा नहीं किया था। वही ये कर्मचारी अगर 30 सितंबर तक संपत्ति का विवरण नहीं दे पाएंगे तो उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। ऐसी स्थिति के लिए कर्मचारी खुद जिम्मेदार होंगे। जी हाँ, बता दें, जिस तरह से कर्मचारियों से ये कहा गया था कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें, लेकिन कुछ कर्मचारियों ने अभी भी ये ब्यौरा पूरा नहीं किया है और 52,000 कर्मचारियों की देखिए सैलरी रुक सकती है, क्योंकि आज आखिरी दिन, आज लास्ट डेट है, क्योंकि 30 सितंबर तक ये डेट बढ़ा दी गई थी और अभी तक जिन्होंने ये ब्यौरा अपडेट नहीं किया है उस वेबसाइट्स पर जिस पर बताया गया था अपडेट करने के लिए, उन कर्मचारियों का वेतन आज रोका जा सकता है। जी हाँ, सितंबर की सैलरी, अगस्त की सैलरी उन कर्मचारियों की रोकी जाएगी। बता दें, 52,000 कर्मचारियों की रुक सकती है आज सैलरी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बीते दिनों राज्य और कर्मचारियों और अधिकारियों को लेकर ये कड़ा आदेश जारी किया गया था, जिसमें सभी कर्मचारियों से अगस्त की आखिरी तारीख तक चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा गया था। लेकिन कुछ विभागों के कर्मचारियों की तरफ से तय समय पर संपत्ति की डिटेल्स नहीं दी जा सकी है, जिसके बाद सरकार ने विवरण जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी। ऐसे में कर्मचारियों के पास संपत्ति की डिटेल्स जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर यानी आज तक का ही समय है। सरकार की तरफ से राज्य के 20 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों से संपत्ति का विवरण मांगा गया था, लेकिन 60,000 कर्मचारियों ने संपत्ति का विवरण नहीं दिया है। वही ये कर्मचारी अगर 30 सितंबर तक संपत्ति का विवरण नहीं दे पाएंगे तो उनकी सैलरी रोकी जाएगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव, देखिए, कर्मचारियों और अधिकारियों को ये कहा गया था कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा वो अगस्त की पहले लास्ट डेट उन्हें दी गई थी, लेकिन इन तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया था, 30 सितंबर यानी आज तक के लिए था। लेकिन अभी भी ऐसी सूचना सामने आई है कि 60,000 कर्मचारियों ने अभी भी अपनी संपत्ति को जो ब्यौरा है उसे अपडेट नहीं किया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज उनकी सैलरी रोक ली जाएगी? क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, योगी सरकार का यह एक फैसला था जिसमें सभी जो राज्य कर्मचारी हैं उनको अपनी जो संपत्ति है उसका जो ब्यौरा है वो पोर्टल पर दिखाना था और जो पूरी सूची है वो तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे राज्य सरकार ने मांगी थी।
इस क्रम में तमाम लोगों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा जो है वो पोर्टल पर दिखा दिया है, लेकिन अभी भी ऐसी हजारों की संख्या में ऐसे कर्मचारी बाकी हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा है वो अभी पोर्टल पर नहीं दिखाया है। इन कर्मचारियों में देखिए कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी सैलरी जो है ऐसा माना जा रहा है कि रुक जाएगी। आज आखिरी तारीख है, आज 30 सितंबर है और कल नया महीना जो है अक्टूबर का वो शुरू हो जाएगा। 30 सितंबर आखिरी डेट है, इसके पहले अगस्त में ये आखिरी डेट थी, लेकिन सरकार ने फिर इस तारीख को बढ़ा दिया था कुछ समय के लिए कि जो लोग छूट गए हैं वो दोबारा से पोर्टल पे अपनी जो संपत्ति का ब्यौरा है उसको दर्ज करा सकें। लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है और ऐसे में अब उनकी जो वेतन है वो सरकार रोक सकती है और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। हालांकि बात करें अगर पुलिस विभाग की तो इसमें करीब 99% पुलिस कर्मियों ने जो है अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया है। सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं पुलिस वाले जिन्होंने अब तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। तो पुलिस विभाग ने तो लगभग संपत्ति का ब्यौरा सभी ने ही दे दिया है, लेकिन अन्य कई कर्मचारी हैं राज्य सरकार में जिनकी संपत्ति का ब्यौरा अभी आना बाकी है और अगर वो आज नहीं दे रहे हैं और तारीख नहीं बढ़ रही है तो ऐसे में उनकी जो वेतन है वो निश्चित तौर पर रुक सकता है। जी देखिए अभिनव, जैसा कि आपने बताया कि बिजली कर्मचारियों का रोक दिया गया है वेतन, यानी कि योगी सरकार बड़ी ही सख्ती से निपट रही है। जिस तरह से कर्मचारियों और अधिकारियों से ये कहा गया था कि अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दे, आखिर आपके हिसाब से क्या वजह हो सकती है? ये ब्यौरा जो 60,000 कर्मचारी है इन्होंने क्यों नहीं अभी तक अपडेट किया, क्योंकि पूरे 2 महीने का समय देखिए दिया गया था इन्हें। बिल्कुल, देखिए ये जो कर्मचारियों से ब्यौरा मांगा जा रहा है ये इसीलिए सरकार मांग रही है जिससे वो चल अचल संपत्ति उनकी कितनी है यह पता कर सकते। और कई बार देखा गया कि कई कर्मचारी जो हैं वो भ्रष्टाचार करके और तमाम अलग तरीके से जो है 2 नंबर में अपना पैसा कमा के बेनामी अवैध संपत्तियां बनाते हैं। तो ऐसे में उनकी उन संपत्तियों को उजागर करने के लिए योगी सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि शुरुआत में इसका लोगों ने विरोध भी किया कई कर्मचारियों ने, लेकिन बाद में उनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा जो है वो पोर्टल पर देना पड़ा। और जो कर्मचारी नहीं दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो कर्मचारी अब सरकार की सूची में अलग से शामिल हो जाएंगे। वो लगातार संदिग्ध रहेंगे क्या उन्होंने कोई अवैध संपत्ति बनाई है या आय से अधिक संपत्ति उनके पास है। और इस तरह के जो तमाम मामले हैं, तमाम भ्रष्टाचार के मामले हैं, वो इस फैसले से उजागर हो सकते हैं। इसी को लेकर योगी सरकार ने ये फैसला दिया था। हालांकि हजारों की संख्या में अभी भी कर्मचारी ऐसे हैं जिनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना बाकी है। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि कितने तादाद में जो कर्मचारी हैं राज्य सरकार के उनका वेतन रुकता है या फिर सरकार एक बार फिर से तारीखें आगे बढ़ा देती है। जी देखिए अभिनव, ये तो हो गया, ये बात हो गई कि क्या होगा आगे, लेकिन अगर हम बात करें, ये तो सैलरी की बात हमने कर ली, अगर हम बात करें कि ये डेटा अगर जो लोग अपना नहीं देते तो क्या उनकी सैलरी ही रोकी जाएगी या फिर आगे कुछ कार्रवाई भी हो सकती है? क्योंकि जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर के चल रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, सख्ती से करप्शन पर निपटते हुए दिखाई दे रहे हैं आरोपियों से, तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो आगे संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं जो लोग, उन पर सख्त कार्रवाई कुछ हो सकती है? बिल्कुल, देखिए शुरुआत में सबसे पहले तो उनका वेतन रोकने की तैयारी में है योगी सरकार। इसके अलावा भी देखिए तमाम जो कार्रवाई है वो आगे तमाम स्तर पर जो है वो सरकार सुनिश्चित करेगी। हो सकता है इसके लिए अलग से एक टीम का गठन किया जाए और इनकी जो संपत्ति है, चल अचल संपत्ति, उसका पूरा जो ब्यौरा है वो उनसे फिर से मांगा जाए या फिर इसके अलावा उनको हो सकता है कि सेवा से हटा दिया जाए या उनको फिलहाल के लिए रोक दिया जाए। ऐसे भी तमाम जो कोशिशें हैं वो सरकार कर सकती है उन कर्मचारियों से उनकी संपत्ति का ब्यौरा लेने के लिए, क्योंकि उनका मानना है आपने जैसा बताया कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कोई भी भ्रष्टाचार ना हो पाए। इसके लिए सभी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके चल अचल संपत्ति का सामने आना बेहद जरूरी है। क्या किसी ने ऐसा तो नहीं, किसी की जो सैलरी है वो महज 50,000 रुपए की है लेकिन उसने अरबों रुपए की कोई बेशकीमती अवैध संपत्ति बना रखी हो। तो ऐसे चीजों को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार की एक महत्वपूर्ण फैसला है और देखने वाली बात है कि आज के बाद कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी लूट रही है और जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। जी बिल्कुल, संपत्ति का ब्यौरा जिन्होंने नहीं दिया है वो सैलरी उनकी रोकी जाएगी, तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। बहरहाल अभिनव सिंह, बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए।